गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम स्टूडेंट। विकास का लेसन हम पढ़ रहे थे, मानव विकास के बारे में। तो मानव विकास को मापने के जो सूचक हैं उनमें तीन प्रकार के सूचक होते हैं। आर्थिक इंडिकेटर होते हैं, स्वास्थ्य के इंडिकेटर होते हैं और सामाजिक जीवन के इंडिकेटर होते हैं। हमने आर्थिक सूचकों के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जीडीपी की बात की थी, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की बात की थी। यानी कि हमारा फोकस उस समय आर्थिक उपलब्धियों पर था। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा उद्देश्य है कि स्वस्थ जीवन के जो इंडिकेटर हैं वो विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। तो स्वस्थ जीवन के सूचक और मानव विकास का क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। शिशु मृतनता, माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और पार्श्वोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के महत्वपूर्ण माप हैं। अगर हमें स्वस्थ जीवन को मापन करना हो तो हम कैसे मापेंगे? हम देखेंगे कि मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर क्या है, माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर क्या है, यानी कि जन्म से पूर्व मृत्यु या प्रसव के दौरान मृत्यु, ये सारी जो सुविधाएं। उसके बाद वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे कितना मिल रहा है, ये सारे स्वस्थ जीवन के सूचक और माप हम इनको कह सकते हैं। कुछ स्वस्थ सूचकों के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय कार्य हुए हैं। कुछ सूचक जो है उनके लिए भारत ने अच्छा काम किया है। जैसे मृत्यु दर 1951 में 25.1% से घटकर 2015 में 6.5 प्रति हजार होना, इस अवधि में शिशु मृत्यंता का 148 प्रति हजार से 37 प्रति हजार होना, ये एक महत्वपूर्ण सूचक है। 1951 में भारत में मृत्यु दर थी वो 25% थी, यानी कि 100 में से 25 लोग मर जाते थे 1000 के पीछे। और 6 प्रति हजार होना, यानी कि ये प्रति हजार पर 6 आ गई है, यानी कि केवल 2015 में 6.5 लोग जो है वही इसमें मृत्यु दर पर आ गए हैं। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर 148 से 37 हो गई है, यानी कि मृत्यु दर कम हुई है, प्रति हजार लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या कम हुई। इसी प्रकार 1951 से 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 37.1 से 66.9 वर्ष और स्त्रियों में 36.2 वर्ष से 70 वर्ष की वृद्धि करने में भी कामयाबी हासिल हुई है। यानी कि 1951 में हमारी जन्म के समय भारत में संभावित आयु होती थी, पुरुषों की 37 वर्ष होती थी, महिलाओं की 36 वर्ष होती थी। अब वो बढ़ करके पुरुषों की हो गई है 67 वर्ष के लगभग और महिलाओं की हो गई 70 वर्ष। यानी कि मृत्यु जो है उससे पहले ये लंबी वृद्धि इसमें हमने की है कि जीवन प्रत्याशा संभावित आयु को हमने बढ़ा लिया है। फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि ये विकास हुआ है, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान भारत में जन्म दर को 40.8 से नीचे लाया गया है, जो अच्छा कार्य है, किंतु यह जन्म दर अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। उस समय जन्म दर 40% थी, आज 20% है, लेकिन अब भी ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि जनसंख्या बढ़ने की जो स्थिति है वो ज़्यादा है और ये काफ़ी विकसित देशों से बहुत ज़्यादा जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं। लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। भारत में स्त्री लिंग अनुपात घट रहा है, लेकिन एक ये चिंता का विषय है कि महिला लिंग अनुपात जो है वो भारत में घट रहा है, कम होता जा रहा है। भारत की जनगणना 2011 से निष्कर्ष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लिंग अनुपात के संबंध में बहुत ही अवांछनीय है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में लिंग अनुपात घटा है। केरल को छोड़कर के बाकी सभी राज्यों में लिंग अनुपात घट रहा है महिलाओं का, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और पंजाब हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में सबसे अधिक चिंताजनक है। पंजाब और हरियाणा में तो लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा है, बहुत
ज़्यादा पुरुष हैं स्त्रियों के मुकाबले, तो इसलिए जहाँ लिंग अनुपात प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाएं ही हैं, यानी कि 1000 बच्चों के पीछे 850 बालिकाएं, यानी कि महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। इसके लिए कौन कौन से कारक है? क्या यह सामाजिक दृष्टिकोण है अथवा लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है? हाँ, ये दोनों ही कारक है, सामाजिक दृष्टिकोण भी है और लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। ये जो है लिंग अनुपात के प्रति हमारी गंभीरता को दर्शाते हैं कि हम किसी भी तरह से गंभीर नहीं है, और सामाजिक दृष्टिकोण के कारण भी लिंग अनुपात कम हो रहा है महिलाओं का, और वैज्ञानिक विधियों के कारण भी हो रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक भी हैं कुछ। विकास मुक्ति है, भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी अन्य कारण की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। विकास मुक्ति की अवस्था होती है, और मुक्ति किससे मिले? गरीबी से, दासता से, बंधुआकरण से, अज्ञानता से, निरक्षरता से। जब इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी तो हमारा विकास है, और ये सारी चीज़ें इसकी कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्य और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों, प्रतिभागिता करें, और ये मुक्ति तभी संभव है जब लोगों को विकल्प मिले और वो सशक्त बने, मजबूत बने। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंची मुक्ति का मूल आधार है। समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में जागरूकता हो, ज्ञान हो, संसाधनों का उचित उपयोग हो, तभी हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है, और ये दोनों ही रास्ते साक्षरता से होकर जाता है, ज्ञान का भी, मुक्ति का भी। और जिसमें साक्षर होंगे लोग तभी ज्ञान प्राप्त करेंगे, मुक्ति का रास्ता वो खोजेंगे। भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती तालिका 3.3 में कुछ रोचक विशेषताओं को उजागर करती है। जो तालिका दी गई है उसमें रोचकताएं हैं, देख लेते हैं भारत में साक्षरता से संबंधित क्या है। भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.4% है, 74.04% है, जबकि क्षेत्रीय साक्षरता 65.46% है 2011 के अनुसार। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। दक्षिण के राज्य ज़्यादा साक्षर हैं उत्तर भारत की बजाय। जिस उत्तर भारत में हम रहते हैं वहाँ से ज़्यादा दक्षिण में लोग साक्षर हैं। भारत के राज्यों में साक्षरता दर व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता दर 60% 63% है, और केरल और मिजोरम जैसे राज्यों में साक्षरता 93 और 91% है। तो भारत में भी विभिन्नताएं हैं प्रत्येक राज्य में। स्थानिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि में समाज में सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। शहरों में ज़्यादा प्रतिशत है, पढ़ा लिखा लोग वर्ग ज़्यादा है, लेकिन गाँव में, अनुसूचित जातियों में, क्षेत्रियों में, महिलाओं में ये संख्या और भी कम है। यानी कि साक्षरता का जो अनुपात है वो इन वर्गों में और ज़्यादा कम होता जाता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत सुधरा है, जो ये वर्ग है इनमें धीरे धीरे साक्षरता में सुधार हो रहा है, तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच में अंतर समय के साथ बढ़ा है। लेकिन ये अंतर जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि धनी वर्ग है वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, संसाधनों तक पहुंच ज़्यादा है, और गरीब लोगों की कम है। तो ये सारे सूचक जो हैं वो हमें बताते हैं किस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक जीवन जो है वो हमें महत्वपूर्ण बनाता है विकास करने के मामले में। तो विकास से जुड़े कुछ और तथ्यों को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।